नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपको बता दें। संगम महाकुंभ में इस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भूटान नरेश पहुंचे हुए हैं और वो आस्था की डुबकी वहां पर लगा रहे हैं। करीब 37 करोड़ लोग वहां पर डुबकी लगा चुके हैं और आज इसी क्रम में जो भूटान नरेश है वो सीएम योगी के साथ पहुंचे। वो तस्वीरें आपको सीधे प्रयागराज महाकुंभ से दिखाते हैं। आज सीएम योगी के साथ भूटान नरेश पहुंचे हुए हैं और वो वहां पहुंच करके संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसके बाद वो लेटे हुए हनुमान मंदिर पर जाएंगे और अक्षय वट जाकर के पूजा अर्चना करेंगे। इसी को देखते हुए शाम 4 बजे तक के लिए जो हनुमान मंदिर है, लेटे हनुमान जी का मंदिर, उसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। वो सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं प्रयागराज से, जहां पर भूटान नरेश और सीएम योगी ने आस्था की डुबकी लगाई है और वहां पर पहुंच करके पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। वो तस्वीरें आपको महाकुंभ से दिखाते हैं प्रयागराज से। सीएम योगी आपने देखा भूटान नरेश भी उनके साथ थे और पक्षियों को दाना दे रहे थे। आपको बता दें कि जिस तरीके से कल यहाँ पर लखनऊ भूटान नरेश पहुंचे थे, उनका स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था और आज उनके साथ वो संगम पहुंचे और वहां पर दोनों ने मिलकर के संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। और अब थोड़ी देर बाद वो जाएंगे पूजा अर्चना। वो तस्वीरें में हम दिखाएंगे, हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र भी वहां पर है प्रयागराज में, वो सीधे तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार वहां पर, क्योंकि एक बात और भी सामने आ रही है कि कल पीएम मोदी वहां पर जाएंगे और 11 बजे वो भी वहां पहुंच करके संगम में डुबकी लगाएंगे। आज सारी तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और अरैल घाट भी जाएंगे और तमाम जगहों पर जाकर के जायजा लेंगे, क्योंकि कल प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में होंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। 37 करोड़ श्रद्धालुओं ने अब तक वहां पर आस्था की डुबकी लगा ली है और अगर आज की बात की जाए तो सुबह 10 बजे तक का जो आंकड़ा है वो करीब 42 लाख लोग जो श्रद्धालु हैं उन्होंने आस्था की डुबकी लगा ली है। ऐसे में जो संगम में जो लोगों की आस्था का सैलाब है वो लगातार उमड़ रहा है और अब जो शाही स्नान थे, अमृत स्नान थे, वो 3 प्रमुख स्नान खत्म हो चुके हैं। अब जो स्नान बचे हुए हैं वो स्नान बचे हुए हैं और लगातार आज 23वां दिन है और जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर नो व्हीकल जोन घोषित किया गया, तब तक जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो भी अब धीमे धीमे हमें लगता है कि और भी ज्यादा आगे चल करके बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक वहां पर नो व्हीकल जोन घोषित था और वीवीआईपी प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। वहां पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, कोई भी वीवीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा है, ना तो वीवीआईपी पास दिए जा रहे हैं और नो व्हीकल जोन के तहत आगे वहां पर किसी को भी मनाही है। तो ऐसे में लगातार संगम में जो आस्था का सैलाब है वो उमड़ रहा है। आपको बता दें फतेहपुर में आज 2 मालगाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। एक मालगाड़ी वहां पर खड़ी थी जिसमें सीधे से आके पीछे से मालगाड़ी आके टक्कर मार देती है, जिसके बाद जो 2 लोको पायलट है उनकी स्थिति है और जो है गंभीर बताई जा रही है। वो तस्वीरें आपको फतेहपुर से दिखाते हैं, जहां पर ये जो सीधी टक्कर हुई है मालगाड़ियों के बीच। वो तस्वीरें देखिए फतेहपुर से आप। ये तस्वीरें बयां करें कि हादसा कितना भयावह था और इस हादसे में जो 2 ट्रेन के लोको पायलट हैं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
फिलहाल जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई है और ये मालगाड़ी जो थी दोनों आपस में टकरा गई है। सीधी तस्वीरें आपको हमने दिखाई। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक-एक करके हमारे सभी साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें उनके शहर की है, वो हमें बताएँगे। सबसे पहले हम प्रयागराज चलते हैं ज्ञानेंद्र के पास। ज्ञानेंद्र, आप प्रयागराज में हैं और भूटान नरेश के साथ सीएम योगी भी वहां पर मौजूद हैं। जैसे कि जानकारी मिल पा रही है कि आस्था की डुबकी इन्होंने लगा ली और अब ये लेटे हुए हनुमान जी मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर पहुंच करके वो पूजा अर्चना भी करेंगे। हमें लगता है आप वहीं पर मौजूद है ज्ञानेंद्र। बिल्कुल देखिए अखंड, मैं इस समय बड़े हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी के पास ही मौजूद हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अभी जो ताज़ा अपडेट आ रही है कि उन्होंने शाही स्नान कर लिया है, संगम रोज पे स्नान किया है और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और साथ में नंद गोपाल नंदी भी मौजूद है और साथ में भूटान के भूटान नरेश भी मौजूद है। उन लोगों ने स्नान कर लिया है। अब उसके बाद वहां से वो अक्षय वट के लिए जाएंगे। 12:25 तक अक्षय वट का प्रोग्राम है। फिर उसके बाद वहां से निकलेंगे सीधे बड़े हनुमान जी के पास। तकरीबन 12:45, थोड़ा सा लेट प्रोग्राम हो चुका है लेकिन 12:45 के आसपास बड़े हनुमान जी आएंगे और ठीक उसी के ठीक सामने ही डिजिटल अनुभूत केंद्र बना हुआ है। वहां पे भूटान नरेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ पे अब प्रशासनिक अमला एक्टिव दिख रहा है, तो अलग ही बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक छोटी छोटी चीजों पे नजर रख रहे हैं, हर एक छोटे छोटे पहलुओं पे नजर रख रहे हैं और खुद हर जगह इंटरफेरेंस एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका दिख रहा है। तो कल देखा गया बसंत पंचमी में तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया और उसके बाद वो आज भी तकरीबन सुबह 40 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है। तो ये देखिए जो 29 तारीख को अगर कहा जाए जो घटना हुई उसके बाद से प्रशासनिक अमला थोड़ा सा एक्टिव हुआ। वीवीआईपी सबसे पहला प्रतिबंध अगर कोई लगाया गया तो वो है वीवीआईपी मूवमेंट्स। जितनी गाड़ियों के पासेस थे वो रद्द किए गए कि अभी ये पासेस 5 तारीख तक मान्य नहीं होंगे। और दूसरा कल्चर जो चल रहा था कि बाइक्स को लेकर के, बाइक्स काफी अंदर आ रही थी, उनको प्रतिबंधित किया गया। जो गाड़ियां अगर एक बार अंदर है बाइक्स, मीडिया वालों के लिए वो भी, अन्य लोगों के लिए नहीं, कि अगर उनकी बाइक्स हैं तो वो अंदर ही रहेंगे। अगर वो बाहर चली गई तो दोबारा एंट्री नहीं कर पाएंगी। तो ये देखिए सबसे बड़ी चीज रही। अभी कुछ ही देर में फिलहाल ताजा अपडेट यही है कि थोड़ी वो अक्षय वट पहुंचने वाले हैं। अक्षय वट का भ्रमण करेंगे, दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद बड़े हनुमान जी आएंगे और वहां से ठीक सामने ही अगर कहें तो 50 कदम पे ही डिजिटल अनुभूति केंद्र है, जिसमें उस पूरे सर्कल में एआई का पूरा, टेक्नोलॉजी का पूरा उसमें दिखाया गया है किस तरीके से है। तो उसको भी एक बार शो आउट है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो 1800 से अधिक कैमरे लगे हुए हैं, एआई टेक्नोलॉजी के कैमरे लगे हैं, वो वहां पे भी कंट्रोल रूम भी ले जा सकते हैं। भूटान नरेश को वहां भी घुमा सकते हैं। अखंड। ज्ञानेंद्र, एक और बात आ रही है कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे और उसको लेकर के भी सीएम योगी आदित्यनाथ जायजा लेंगे। क्या कार्यक्रम है पीएम मोदी का, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल अखंड, देखिए मैं आपको बता दूं कि कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। और पहली बात तो इस कार्यक्रम के बाद एसपीजी जो वीवीआईपी घाट है अरेल, उसको अपने हैंड ओवर में ले लेगी। उसके बाद संगम नोच के पास, क्योंकि अरेल से संगम नोच जो जहाँ तीनों नदियां मिलती है, गंगा जमुना सरस्वती, उसको पूरा हैंड ओवर ले लिया जाए क्योंकि एक तो देश के प्रधानमंत्री हैं। फिर उसके बाद पानी के अंदर पूरी चेकिंग होंगी, पूरे ड्रोन्स, क्योंकि आपकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी आई है कि पानी के अंदर भी जो गोताखोर होते थे, गोताखोर के अलावा काफी ऐसे हाईटेक टेक्नोलॉजी आई है कि उसको पानी के अंदर उतारा जाएगा। अगर पीएम स्नान कर, देखा गया था कि जब 2019 में वो स्नान करने उतरे थे तो तकरीबन 20 से अधिक गोताखोर पानी के अंदर रहते हैं। जितनी देर पीएम पानी में रहेंगे, सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर, उतनी ही देर। और पूरे अरेल को एक तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा, चारों ओर से बंद कर दिया जाएगा। एसपीजी का पहरा रहेगा और
केंद्रीय सुरक्षा बल क्योंकि 29 तारीख के घटना के बाद से एक तरीके से इस पूरे महाकुंभ को अगर कहा जाए तो केंद्रीय सुरक्षा बलों ने अपने हैंडओवर में ले लिया था। हर एक जगह केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात कर दी गई थी। राज्य पुलिस तो थी लेकिन अगर सबसे ज्यादा हैंडओवर किसी के पास था तो वो केंद्रीय सुरक्षा बल के पास था। और फिर तकरीबन 10 बजे के आसपास पीएम पहुंचेंगे। फिर उसके बाद उनके 5 घंटे के प्रोग्राम है। सेक्टर 6 में एक उनका प्रोग्राम रखा गया है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि शायद बड़े हनुमान जी के दर्शन भी कर सकते हैं। अभी ऐसा कोई प्रोटोकॉल, क्योंकि एक तो पीएम का प्रोटोकॉल है जो पहले से बताया जाता है, उससे थोड़ा हट के बाद में जब वो दिल्ली से उड़ान भरेंगे उससे पहले 2 घंटे पहले यहाँ के एसएसपी और डीएम को प्रोटोकॉल भेजा गया। ओरिजिनल प्रोटोकॉल अभी जो नहीं आया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि बड़े हनुमान जी के भी दर्शन नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी रह सकते हैं। और समीक्षा ज्ञानेंद्र, एक सवाल है कि जो समाजवादी पार्टी के नेता है प्रोफेसर राम गोपाल यादव सांसद, इन्होंने एक पीएम मोदी के जो प्रयागराज का दौरा है उसको लेकर के कटाक्ष किया है। वो बयान भी हम सुनाएंगे भी कि किस तरीके से राम गोपाल यादव ने पीएम मोदी के वहां पर जाने पर बयान देते हुए कहा है कि वीवीआईपी को नहीं आना चाहिए, असुविधा होती है। ऐसा ही उन्होंने बयान दिया है और उनका कंपेरिजन जवाहरलाल नेहरू से लेकर के किया कि अगर कोई घटना घटित थी जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने बयान दिया तो उसने पूरे वीवीआईपी प्रोटोकॉल को और वीवीआईपी व्यवस्था को खत्म कर दिया था। इसी को देखते हुए जो रामगोपाल यादव हैं उन्होंने बयान दिया है कि पीएम मोदी की वजह से वहां असुविधा हो सकती है। अभी वो बयान भी आपको सुनाएंगे। क्या इस तरीके से पीएम मोदी पर भी क्या अब राजनीति शुरू हो गई है उनके दौरों को लेकर के, क्योंकि वीवीआईपी जो बात की जा रही थी कि वीवीआईपी जितनी भी व्यवस्था उसको बंद कर दिया गया है आम जनमानस के लिए। बिल्कुल देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं कि देखिए अभी मंदिर बंद है क्योंकि देखिए वीवीआईपी मूवमेंट्स है। लेकिन अगर पब्लिक से बात करें तो पब्लिक को कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि पब्लिक ये कहती है कि दर्शन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा मेला लगा है। हमको पहले मेला घूम ले, मेले को घूमने के बाद हम दर्शन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। पब्लिक ये खुशी है क्योंकि उनके लिए इतनी इतनी सारी फैसिलिटीज यहाँ दी गई है। जैसे कि अगर बात करें कि चारों तीर्थ स्थल बनाए गए हैं, राम मंदिर के ही तर्ज पे 2 राम मंदिर बने, एक सेक्टर 6 में बना है, एक सेक्टर 1 में बना है। वो राम मंदिर को घूमने जाते हैं। और दूसरी चीज अगर बात करें तो काफी घूमने, जैसे अभी 4 बजे तक हनुमान मंदिर बंद है, उसमें नो डाउट है कि हनुमान मंदिर 4 बजे तक बंद है। लेकिन श्रद्धालु को अगर डाइवर्ट पुलिस कर रही है तो उनको उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही, वो मेले की ओर चले जा रहे हैं। जैसे कि अभी हमारी मौजूदगी सेक्टर 1, 2, 3, 4 ये वीआईपी हब भी कह सकते हैं, यहाँ मीडिया का सेंटर भी है। तो ये लोग सेक्टर 20 की ओर चले जाते हैं। शास्त्री पुल डाकने के बाद वो चले जाएंगे सेक्टर 20, वहाँ अखाड़े हैं, अखाड़ों में घूमेंगे। फिर उसके बाद वहां से चले जाएंगे सेक्टर 6 जहाँ पे एक राम मंदिर बना हुआ, सेक्टर 1 में राम मंदिर बना हुआ है, काफी राम मंदिर बने हुए, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, 4 बजे के बाद हनुमान वीवीआईपी मूवमेंट्स को लेकर के जिस तरीके से राम गोपाल जी करें और श्रद्धालुओं को यहाँ कोई दिक्कत नहीं, उनका एक सोचना अलग है। कल पीएम मोदी 5 घंटे रहेंगे, 5 घंटों में मैं सुबह ही पब्लिक से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि पीएम जी आ रहे हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं, अगर थोड़ी देर के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे हम तो बाद में भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। फिलहाल राम गोपाल जी का सोचना अलग है, लेकिन श्रद्धालुओं का सोचना अलग है। उनको जब कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो फिलहाल श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं, राम गोपाल जी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अखंड बिल्कुल ज्ञानेंद्र, जिस तरीके की आपने बात बताई और जिस तरह से आपने बात की है, कि इसीलिए हमने आपसे सवाल किया कि जिस तरीके से आप रामगोपाल यादव बोल रहे थे कि वीवीआईपी जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से अव्यवस्था होती है, लेकिन आपने बताया कि वहाँ श्रद्धालुओं को इसको लेकर के कोई खासा दिक्कत नहीं है और देश के प्रधानमंत्री वहां जाएंगे कल और आस्था की डुबकी लगाएंगे। और आपने बताया भी कि 5 घंटे कल नरेंद्र मोदी प्रयागराज महाकुंभ में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से आज की? अखंड 2 खबरों को लेकर के हम बात करेंगे। एक खबर जिलाधिकारी का औचक निरीक्षण है। लगातार जिस तरीके से जिलाधिकारी जब से कमान संभाला, जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण लगातार कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज उन्होंने जो सीएमओ ऑफिस है, यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का जो कार्यालय होता है, 10:10 पर वहां वो अचानक पहुंच गए, जिसके बाद में वहां पहुंचते ही वहां पर भगदड़ मच गई। और जिसके बाद जो वहां पर कर्मचारी थे उन्होंने तुरंत जो सीएमओ है यहाँ के उनको सूचना जरूर दी, लेकिन उसके बाद भी सीएमओ यहाँ पर
मौके पर समय पर नहीं मौजूद रहे। आपको बता दें कि लगभग 34 कर्मचारी ऐसे थे जो वहां पर मौजूद नहीं थे, जिसपे डीएम ने नाराजगी जाहिर की और साफ तौर पर ये कहा है कि जितने भी लोग हैं इनका इनका वेतन काटा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि सरकार की मंशा है कि सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में जितने भी अधिकारी हैं वो अपने कार्यालय में बैठेंगे और बैठ करके जो लोगों की समस्याएं उनको सुनेंगे, उसका निवारण करेंगे। लेकिन इस तरीके की जो समस्या का निवारण की बात छोड़िए, समय पर जो है जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी ही नहीं मौजूद होंगे तो किस तरीके से जो लोग हैं वो किसको अपनी समस्याओं को बताएंगे और किस तरीके से जो है उनका निवारण होगा, जिसको लेकर के जिलाधिकारी काफी नाराज दिखे और उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। वहीं दूसरी खबर यह है कि जो आप लगातार जान रहे होंगे कि प्रदेश में या किसी भी जिले में आप किसी भी अगर रोड पे निकलते हैं तो जितने भी ई रिक्शा हैं उनके वजह से कहीं ना कहीं जाम लगता है और काफी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता है। इसको लेकर के एक कंपनी को एक टेंडर दिया गया, जिसके बाद में वो कंपनी एक क्यूआर कोड तैयार कर रही है, जिस क्यूआर कोड में वो जो जितने भी लोग रहेंगे उनको एक उनका नाम रहेगा और उनका रूट डिसाइड होगा। उस क्यूआर कोड के ही माध्यम से पता चलेगा कि ये जो रिक्शा है इसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, क्योंकि कानपुर में लगभग 90,000 रिक्शा चल रहे हैं, जिसमें से मात्र 40,000 रिक्शा का रजिस्ट्रेशन है। बाकी जो रिक्शा है वो अवैध रूप से चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाम की जो स्थिति है कानपुर में लगातार बनी रहती है। इसको लेकर के एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि इनके सभी के रूट तय किए जाएंगे और अगर ये लोग उसके बाद भी अनियमितताएं करते नजर आएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कहीं ना कहीं जो रिक्शा है उनको जब्त भी करने का काम किया जाएगा। बिल्कुल अवनीश, एक बहुत बड़ा बाधक है जाम की समस्या के लिए, एक बहुत बड़ी वजह बनते जा रहे हैं ई रिक्शा लगातार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप क्यूआर कोड लगा देंगे, आप पता लगाएंगे कि 45,000 रजिस्ट्रेशन है, 50,000 आपके ऐसे चल रहे हैं। क्या जो दुकानदार या देखिए, क्योंकि बहुत बड़ा, अगर आप कहीं से रिक्शा खरीदते हैं तो कई जगह ही से खरीदते होंगे, कोई सब्जी तो है नहीं कि आप रोज खत्म हो जा रही है, ई रिक्शा की तो बाढ़ आ रही है शहर में। तो क्या इसके प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं? क्या एक दायरा तय नहीं किया जा सकता है कि इतने बड़े पैमाने पर लगातार एजेंसियां, नई नई ई रिक्शा की जो एजेंसीज हैं वो मार्केट में खुलती जा रही हैं, तो आपने क्यूआर कोड तो लगाएंगे, हो सकता है रजिस्ट्रेशन भी करा लेंगे। आज 90,000 है, 45,000 की जगह कल 1.5 लाख भी हो सकते हैं। तो क्या इसको लेकर के भी कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं या इसको लेकर भी कोई रोड मैप तैयार किया गया, कोई प्लान है कि अगर आप लगातार अगर खाली क्यूआर कोड लगाएंगे, आज 90,000 है, 50-60,000 रिक्शे और कल की डेट में खड़े हो जाएंगे मार्केट में, क्यूआर कोड उन पे भी लगा देंगे आप। तो क्या इस तरीके से कोई एक आपने रोड मैप प्लान तैयार किया है फुल प्रूफ, जिसकी वजह से इस तरीके की जो बाढ़ आ रही है ई रिक्शा की, सड़कों पर ई रिक्शा नजर आ जा रहे हैं, बेतरतीब तरीके से जहां मन कर रहा है उसको खड़ा कर दे रहे हैं आप, कोई प्लान ही नहीं है। शहर में इस तरीके की जाम की स्थिति बनती जा रही है, कानपुर, लखनऊ, कहीं भी हो, किसी भी मेट्रो शहर की आप बात कर लीजिए, वहां हालात बेकाबू होते जा रहे हैं ई रिक्शा की वजह से। तो क्या जो ये एजेंसीज है जो लगातार धड़ल्ले से बेच रही है, तो क्या इन पर कोई पाबंदी होगी कि क्या क्यूआर कोड लगा करके, इधर से तो आपको पैसा मिल रहा है रजिस्ट्रेशन के नाम पर पे मिले, तो क्या इस पर कोई पाबंदी की कोई योजना या कोई रोड मैप, कोई प्लान बनाया है क्या उधर से जिला प्रशासन की तरफ से, जिनके ऊपर भी जिम्मेदारी है इसकी? देखिए, अगर इस तरीके का कोई कार्रवाई करने की बात है, इस तरीके का कोई रोड मैप तैयार करने की बात तो सामने नहीं आई है। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, क्योंकि जगह उतनी ही है और उस जगह पे लगातार जिस तरीके से व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं अगर ये व्हीकल बढ़ेंगे तो जो जाम की समस्या है वो बढ़ेगी ही। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था, क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग पे तो मुझे नहीं लगता मैन्युफैक्चरिंग पे कोई भी रोक लगा पाएगा, रोक लगा सकता है, क्योंकि ये अधिकार क्षेत्र में मेरे हिसाब से नहीं आता है कि मैन्युफैक्चरिंग को रोक दिया जाएगा। लेकिन इस एक वैकल्पिक व्यवस्था ज़रूर की जा सकती है कि जिस तरीके से चौराहों पर जो जाम की स्थिति जो ई रिक्शा है वो बना देते हैं, तो कहीं न कहीं पुलिस को या जो नगर निगम, क्योंकि ये जो जितने भी रिक्शा चलते हैं वो नगर निगम के उसमें रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इनको जो है संचालन किया जाता है, तो नगर निगम को एक तरीके का एक एक ऐसा रोड मैप तैयार करना चाहिए, एक ऐसी रास्ते को तैयार करना चाहिए, जैसे जो मुख्य मार्ग है जहाँ पर भीड़ ज़्यादा रहती है, जहाँ से बाहर से जिले से भी लोग आते हैं, वहाँ पर इनको रोक देना चाहिए। फिलहाल इस तरीके का एक जीटी रोड पर इस तरीके से यहाँ पर ई रिक्शा बैन जरूर किया गया है, लेकिन उसके बाद भी आप जानते हैं कि नियम बना दिए जाते हैं, उसके बाद भी जितने अनियमितताएं हैं वो लगातार चलती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कानपुर की जो जाम की स्थिति है उसको खत्म करने का काम लगातार पुलिस करती है, लेकिन इतनी पुलिस बल होने के बावजूद यहाँ पर जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है। किसी तरीके का कोई ऐसा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बना पा रहा है कोई कि जाम से पूरी तरीके से निजात मिल जाए, जो अवैध रूप से जो ई रिक्शा चल रहे हैं इनको रोका जा सके। खंड बिल्कुल अवनीश, आपने बहुत सही बात बोली कि मैन्युफैक्चरिंग पे लगाम लगाई नहीं जा सकती है। और लेकिन देखिए, शहरों की जो अव्यवस्था के रूप में ई रिक्शा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि 90,000 ई रिक्शा ये सुबह से शाम तक तो एकदम एक्टिव मोड में रहते हैं, क्योंकि लोगों के आवाजाही के रूप में इसको इस्तेमाल भी किया जाता है।
बिल्कुल होना भी चाहिए कि अगर किसी तरीके से सुगम व्यवस्था बनती है, अगर ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल होता है लोगों के लिए तो। लेकिन क्या उसके लिए कोई रोड मैप, कोई प्लान तैयार करना चाहिए? कोई ना कोई रूट मैप ज़रूर तैयार करना चाहिए। क्योंकि अगर एक बाढ़ आ जाएगी ई-रिक्शे, क्योंकि आजकल की डेट में एक बहुत ईज़ी व्यवसाय के रूप में भी हो गया। कई लोग 10-10, 20-20 रिक्शा लेकर के डाल दे रहे हैं कि आ रहा है। तो इसको लेकर के कोई ना कोई तो तैयारी ज़रूर करनी चाहिए, नहीं तो आने आने वाले समय में जो रिक्शों की बाढ़ होगी, उसे कंट्रोल कर पाना किसी के भी बस में नहीं होगा। क्योंकि चौराहे पर आप भी देखते हैं कि सवारियों को बैठाने के लिए रिक्शा वाले किस तरीके की तरकीब निकालते हैं। खड़े कर देते बीच चौराहे पर, पता चला वो अपनी गाड़ी में बैठाने के चक्कर में पीछे जाम लगा हुआ है, लंबी लंबी कतार। रिक्शा चालक है वो मनमानी करते रहेंगे सड़कों पर, तो बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी अवनीश। कहीं ना कहीं जरूर एक बार बात करिएगा, जो जिला प्रशासन जो भी जिम्मेदार है इसको लेकर के, कि क्या आपके पास प्लानिंग क्या है? क्यूआर कोड आप जरूर लगा दोगे, लेकिन जो ये बाढ़ रिक्शे की आ रही है, ये जो सुनामी है, इसको रोकने के लिए क्या आपकी तरफ से क्या प्लानिंग की जाए? क्यूआर से तो आप केवल आइडेंटिफिकेशन आप कर पाओगे कि इतने लोग हैं, रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन जो सुनामी और बाढ़ है, जो ई रिक्शे की लगातार बढ़ती जा रही है शहरों में, और जाम की मुख्य समस्या है, इसको लेकर के आपके पास क्या प्लान है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए, अगर ड्राइवली की सबसे बड़ी खबर ये है कि सबसे पहले अगर बात करें तो रात जो है लगभग 12:30 से 11:30 से 12 बजे जो है पुलिस मीडिया ग्रुप में एक लिस्ट आती है, और वो लिस्ट होती है तबादला एक्सप्रेस। और वो तबादला एक्सप्रेस में जैसे कि डॉक्टर एसबीर सिंह अपनी कार्यशैली को लेकर जाने जाते हैं कि अगर आप अपने थाना के प्रति या अपने आप किसी भी मतलब तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के अगर आप लापरवाही दिखाते नजर आएंगे, तो डेफिनेटली आपके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए एक अधिकारी बैठा है। और वो हर तीसरे महीने, अगर बात करें तीसरे महीने तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग जो है 30 टू 40 डेज, 45 और 40 डेज, 2 महीने 7 दिन नहीं बीत पाता कि ये तबादला एक्सप्रेस चल जाती है। और ये कांस्टेबल से लेकर, होमगार्ड से लेकर, और ये अपर लेवल तक चलती है। और ये होना जरूरी, क्योंकि जिस तरीके से पुलिसिया चला रहा है, पुलिस को किस तरीके से पुलिसिंग करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक आला अधिकारी जो एसपी होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर बात करते हैं, हमारे पास एक तस्वीर है, हम चाहेंगे अगर वो तस्वीर थोड़ा सा जो है प्ले हो जाए, तो फिर इसके बारे में मैं आपको जरा संक्षेप में बता दूं कि ये क्या घटना है और क्यों मैं बात कर रहा हूँ इस मामले पे। और अखंड अगर बात करें, है आपका? क्या हुआ आपके साथ? घटना क्या हुआ? किसके मर्डर केस में? उसके बाद क्या हुआ? कौन लेके गए? कहाँ लेके आए आप? अखंड इस लड़के का कहना है, मैं पूरी घटना बता दूं, 23 जनवरी, और ये आईबीसी पे भी खबर चली है, धारदार हथियार को मैंने लाइव में ही कवर करी है आपके साथ। 23 जनवरी को एक लोकुश चौरसिया नाम के व्यक्ति का जो है धारदार हथियार से उसके छत के ऊपर, उसकी दुकान के ऊपर उसका कत्ल कर दिया जाता है, और उसका अभी तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई। कई टीमें गठित की गई हैं कप्तान द्वारा, कई टीमें, एसओजी, सर्विलांस, थाना, कई लगे हुए। और कल रात को जो तबादला हुआ है उसमें से थाना बतरावा ओपी तिवारी, जो थाना बतरावा इंस्पेक्टर थे, उनका भी तबादला हुआ है। उनको उठाकर जो है शाखा अपराध भेज दिया गया, और वहाँ पे नए इंस्पेक्टर हीरो से आए हैं, पालेंद्र गौतम जी। सर, ये पुलिस को किस तरीके चलाना चाहिए, ये जो उनका आला अधिकारी डॉक्टर यशवीर सिंह जो एसपी रायपुर के, वो बैठे, उन्होंने अपना सोच समझ के, खैर ये दिन में ही थोड़ी सी घटना हुई है, ये बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं था, सैकड़ों की तादाद में थाने के बाहर लोग गए और ये घटना हुई। और ये घटना हुई क्यों? ये घटना होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे, ऐसा हमारा और हमारे सूत्र का मानना है, एक 9 महीने पहले थाना बछरावा क्षेत्र के अंदर एक दुष्कर्म हुआ था
चांदनी के नाम से। और ये आपने भी, हमने भी, और सोशल मीडिया में बड़ा वायरल हुआ था, चांदनी हत्याकांड, चांदनी को न्याय दो। और ये मुहिम उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी पहुंच गई थी। और यहाँ की लोकल मीडिया, खासकर अगर बात करें प्रिंट मीडिया, तो प्रिंट मीडिया ने धज्जी उड़ा दी थी यहाँ के जो उस समय इंस्पेक्टर रहे ब्रिजेश शर्मा की। आज जब ये मामला पूरा, इसमें आईजी रेंज, डीआईजी, एक एक अपर लेवल पुलिस ने नजर बनाई हुई थी। और इनको तत्काल जो है वहां से, जब इनके कई ऐसी घटनाएं आई अखंड कि बॉडी को रात में पोस्टमार्टम करा के जो है पेट्रोल डाल के जला देना, कई ऐसी इनकी अपनी व्यक्तिगत जो छवि थी बाहर निकल के आई। और कई तरीके से इनके ऊपर आरोप लगे, और वो आरोप पुलिस विभाग ने इनको जिस तरीके से आरोप लगे, सत्य हुए नहीं हुए, ये एक अलग जांच का विषय था। खैर, जब आरोप लगे तो इनको तत्काल से डिस्चार्ज करके पुलिस लाइन का रास्ता दिखाया गया, ब्रिजेश शर्मा। उसके बाद जब डॉक्टर एसडी सिंह कमान संभालते हैं, तो कमान संभालने के कम से कम 2 से 3 महीने बाद इनको एसओजी प्रभारी बनाया जाता है। अब एसओजी प्रभारी बनते ही अखंड इन्होंने बड़े अच्छे काम किए, नो डाउट। इन्होंने कई खुलासे किए, सर्विलांस के साथ मिलकर के कप्तान साहब ने इनकी तारीफ की गई और इनको इनाम भी दिया। लेकिन अखंड उस इनाम का ये आप सिला दे रहे हैं जिस जिस कप्तान ने आपको चार्ज दिया, जिस कप्तान ने आपको जो है ला करके सर आंखों पे बिठाया, पूरे रैली की मीडिया की नजरों में जिस तरीके से आप जुड़े हुए थे, उन्हीं कप्तान के विश्वास को आप जो है कहाँ तार पार करते नजर आ रहे हैं। अगर अकॉर्डिंग टू सूत्र माने तो जिस तरीके से ब्रिजेश शर्मा जो है इस लड़के को, जिसका मैंने आपको बाइट सुनाई है, इस लड़के का कहना है कि सिविल ड्रेस में पुलिस आती है और मुझे मार के मेरा हाथ टूट गया है। मैं उनको बोला मेरा हाथ में चोट है या चोट लग रही है, वो नहीं माने और आप थर्ड डिग्री देते हुए नजर आ रहे हैं। आपका राइट ये नहीं, पूछताछ करिए, कोई मना नहीं करता। और कल अखंड ये बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व में जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल, उनके नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन हुआ। और जैसे ही कप्तान साहब को इसकी सुगबुगाहट लगी, एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे। एडिशनल एसपी के समझाने बुझाने के बाद ये धरना खत्म कराया गया। और आज से ये रवैया है। और अगर सूत्रों की माने तो हर थाने में से 4 सिपाही इनके अपने फिट है और जो है वहां पे बढ़िया से जो है अपनी खुद की मॉनिटरिंग रखते हैं। इंद्रवीर, अगर ऐसे ही सवाल अगर इन अधिकारियों पर जिनके कंधों पर जिम्मेदारी खड़े होते रहेंगे तो कैसे ये पूरा इनके इस जिम्मेदारी अगर निभा नहीं पाएंगे। और जिन्होंने इनको कमान सौंपी है उनके ऊपर भी तो दाग लगाने का काम करते हैं ऐसे अधिकारी। तो क्या उनको कोई एक्शन इस तरीके से इन अधिकारियों को देने से पहले कोई जिम्मेदारी है तो कम से कम उन्हें भी 5 बार सोचना पड़ेगा कि हम जिम्मेदारी तो दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो छवि है उसी को दागदार बना दें। क्या इन अधिकारियों को मतलब सुधरने का नाम नहीं लेना है क्या? क्या अगर आपके ऊपर एक जिम्मेदार अधिकारी है, अगर एक अच्छा कप्तान है और अगर बड़ी बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है और आपको जिम्मेदारी सौंप भी रहा है, तो आप कर क्या रहे हो? क्या आप इसलिए आए हो कि दागदार करोगे? और लगातार इस बात को लेकर के यूपी पुलिस सतर्क रहती है और कई ऐसी जगह हैं जहां पर पुलिस की सतर्कता की वजह से जो अपराधी है उनके हौसलों में काफी कमी आई है। पट्टा डाल के घूम रहे हैं अपने गले में कि हमारा पुलिस के साथ एनकाउंटर ना हो जाए, हमें माफ कर दीजिए, क्षमा कीजिए। तमाम ऐसी तस्वीरें आती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो पुलिस की साख में बट्टा लगाने का काम करते ही हैं। इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इनको इनाम मिलेगा ना इंद्रवीर, वो अच्छे अगर अधिकारी हैं, अगर इनाम मिलेगा, क्योंकि कई बार आपने भी देखा होगा चापलूसी की वजह से कई अच्छी पोस्टिंग मिल जाती है। तो चापलूसों से बचने की आवश्यकता है, बचने की बिल्कुल आवश्यकता है। और इनको कम से कम इन चापलूसों की बात नहीं करेंगे, जो जिम्मेदार व्यक्ति उनको आप पोस्टिंग दीजिए ना, आपके ऊपर ही दाग लगेंगे। चापलूसी मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर एसबी सिंह को चापलूसी तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है। अगर बात करूं तो मैं एक बड़े फेस्टिवल पे उन्होंने साफ एक आदेश जारी कर दिया था कि नॉट कम इन माय हाउस, बिकॉज जो है एक डिस्टेंस बनाइए आप। तो वो डिस्टेंस वो मेंटेन करते हैं और एक वो कई जिले में, बड़े जिलों में रह करके आए हैं और 2013 के आईपीएस है। तो ये शायद इनके जो अंडर काम करते होंगे उनको बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। और रही बात जो है ऐसे अधिकारियों की, तो डेफिनेटली अगर ऐसे आपको कप्तान ने चार्ज दिया है और कप्तान के ही पावर से आप अगर इस लड़ाई को, और आज आप राज्य पुलिस के लिए काम कर पा रहे हैं, डेफिनेटली आपने कई सारे गुड वर्क किए जब से कप्तान ने आपको चार्ज दिए। लेकिन गुड वर्क का मतलब ये नहीं कि आप उसको बैड वर्क में बदले और अपनी और अपने साथियों एसओजी की टीम के ऊपर पूरा जो है जिस तरीके से ये अब उठना शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत है। और डेफिनेटली हम ये
चाहेंगे कि डॉक्टर यशवीर सिंह इनके ऊपर भी एक नजर जरूर डालें। जी अखिल। इंद्रवीर जानते हैं कि एक जो कोई मामला होता है ना, अगर एक जज आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और अगर एक काम आपसे कुछ गलती हो जाती है तो उसका मैसेज कितना खराब जाता है ये सबको पता है। और पुलिसिंग पुलिसिंग इसीलिए कही जाती है कि आम जनता के लिए, और अगर आम जनता विश्वास करके पुलिस के पास जाती है और अगर कोई ऐसा कृत्य होगा तो विश्वास लोगों का उठ जाएगा कि हम जिसके पास शिकायत करने जा रहे हैं वो कहीं हमें ही ना फंसा दे या हमारे सुने कि ना सुने, तमाम ऐसी खबरें आती हैं। तो पुलिसिंग को और जो इस तरीके के जिम्मेदार लोग हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। बाकी जो जिले के कप्तान है वो बेहतर जानते हैं कि उनकी जो टीम है उसमें कौन बेहतर है और कौन गुड वर्क के नाम पर बैड वर्क कर रहा है। ठीक है, तो गुड वर्क के नाम पे बैड वर्क वाले लोगों से सावधान रहें कप्तान साहब, नहीं तो कप्तानी तो जाएगी ही जाएगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसी वजह से कप्तानी जाती है। तो गुड वर्क दिखाने के चक्कर में बैड वर्क ना करें, और बैड वर्क से जो छवि होती है वो पूरे सरकार की, प्रदेश की और तमाम जो पुलिसिया जो व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भट्टा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अपूर्व हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपूर्व, एक बार फिर कल जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे अयोध्या, अयोध्या पहुंच करके जब वहां पर अवधेश जो कि सांसद है अयोध्या से, वो वहां पहुंच करके फिर से वही पूरा मामला बन गया। क्या 5 तारीख जो कल चुनाव होना है, क्या समाजवादी पार्टी और बीजेपी की जो बीच की लड़ाई है, साख का जो सवाल है दोनों, एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए और के मौजूदा मुख्यमंत्री के लिए, क्या उसमें जो सांसद जी हैं वो कुछ गेन कर पाए कि नहीं कर पाए? देखिए अखंड, आपको बता दूं कि मिल्कीपुर का एक इतिहास रहा है। शुरुआत से मैं बता दूं कि मिल्कीपुर में शुरुआत से जब से मिल्कीपुर विधानसभा का गठन हुआ तब से मैं बता दूं कि वहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा था, क्योंकि पहले मित्र थे जो जो है जमीनी नेता थे, उनका कहीं ना कहीं दबदबा होने की वजह से समाजवादी वहां पे प्रभावी रही। लेकिन लगातार जब से बीजेपी की पैठ हुई है तो बीजेपी ने भी समाजवादी से बीच में मार खाया है। ये सबसे बड़ा उदाहरण अवधेश प्रसाद जी हैं, जो मौजूदा सांसद हैं, इसके पहले विधायक थे, मिल्कीपुर के ही थे। लेकिन अब उपचुनाव की बात है तो उपचुनाव में साफ तौर पर कहा जाएगा कि जिस तरह, देखिए आप ये देखिए, शुरुआत से ही कहा जाता है कि उपचुनाव सत्ता का होता है, लेकिन यहाँ साख की सवाल है। चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री सपा सुप्रीमो कह दें और अखिलेश यादव जी हो, तो दोनों की जो साख का सवाल है वो जो कहते हैं कि जो दाव की है, कोई पूर्व चुनाव नहीं होता है। और भाजपा की बात करें तो विधायक, मंत्री और जो है जितने भी सभी दो कैंपिंग, और उधर बात करें समाजवादी की द्वारा भी नेताओं को, स्टार प्रचारकों को उठा सकते थे तो किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं अयोध्या से। बिल्कुल तो चुनाव है और यहाँ से रवाना होने के बाद अब देखना ये कल जब समाजवादी पार्टी का वहां पे सभा के दौरान जब उन भी फूट फूट कर सभा, लेकिन कहीं मिल रहा है क्योंकि चुनाव है। उपचुनाव नेटवर्क का कुछ इशू है, अपूर्व के पास फिर से जुड़ेंगे। तब तक आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से आज की? आदर्श अनम्यूट कर दीजिए। जी, हम बताना चाहेंगे यहाँ क्राइम को लेकर एक बहुत बड़ी हरदोई जनता से खबर आ रही है। इस बिटिया को लेकर हम उन्हीं से प्रॉब्लम से पूछें वो क्या है पूरी घटना। आ जाइए, आप आ जाइए। सर 14 तारीख को रात में अनुज, हमारे गांव का लड़का दिनेश पांडे, उसके बाप का नाम है, हमारी लड़की को धमका के डरवा के ले गया। बोला अगर नहीं जाओगी तो तुम्हारे बाप के गोली मार देंगे माँ बाप को। इसके बाद में फिर गई यहाँ से, वो 10-12 दिन पता नहीं कहाँ उसको लेके। जी 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 बताएं। बताइए आदर्श, कंटिन्यू। तो वो 10-12 दिन पता नहीं कहाँ उसको लेके गया। फिर उसके बाद में 25 तारीख को वहाँ थाने में लड़की हमारी आई कि 5-6 दिन वहाँ थाने में रही। थाने में
अतुल विमल ने हमारी लड़की को बहुत धमकाया। तो बोले कि अगर माँ बाप के साथ अगर बयान करोगी तो तुमको नारी निकेतन भेज देंगे। बहुत धमकाया, हम लोगों को धमकाया और बोले थोड़ा ज्यादा बनोगे तुम लोगों को भी उल्टा जेल भेज देंगे। अतुल विमल ने दोनों, अतुल विमल, ये हम लोगों को बहुत बहुत ज्यादा डराया। हमने कहा हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है, अपनी अपनी सब चला रहे हैं, मेरी कोई नहीं सुना सर। उसके बाद में फिर हमने बहुत बहुत हम डर गए। फिर हमने कहा हो सकता हमारे पे, बोले तुमको उल्टा मुकदमा में फंसा देंगे और तुम्हारी तुम्हारी लड़की को नारी निकेतन भेज देंगे। हमारी लड़की को भी बहुत धमकाया, बहुत ज्यादा। आपकी बेटी के साथ किसने क्या हुआ? मेरी बेटी को किसने आपको धमकाया? अतुल विमल किसने ने सर, आपको धमकाया? बोले अतुल विमल सिपाही ने। किस पद पर है ये? ये नहीं सब तो आपने सिपाही हैं सर। किसी बड़े अधिकारी से, एसएसपी से या एसपी से, आपने किसी बड़े अधिकारी से इस पूरे मामले में अपनी बात रखी? आपने क्या उनको उनसे क्या आश्वासन मिला आपको? साहब हम हरदोई भी गए थे, वहाँ भी हमने बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो बोले कोई बात नहीं, आपकी कार्रवाई करी जा रही है, आपका आपका पूरा काम होगा। उन्होंने मेरे को ये बोला था। उसके बाद में हमारी उसके लड़की बाद मिल गई जब थी जब 5-6 दिन। आपने बात कही, आपके जो आपकी बात सुनने के बाद आपने कही, तो उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कुछ कार्रवाई? कार्रवाई सर पता नहीं अभी क्या किया है उन्होंने। हमारी लड़की का सारा जांच फांच सब कुछ हो गया, पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया है उसके लिए, क्या नहीं किया है सर। अब ये तो हमें तो पता नहीं सर। और हमारे हमारे रिश्तेदारों को हमको मतलब धमकी मिल रही आपको इस है बारे में जी सर। जो धमकी दे रहे हैं, तो इस बारे में आपने अवगत करा? इसकी लगातार धमकियां मिल रही इस तरीके से, और इसके बाद भी आप लोगों की कोई कार्रवाई मुझे नजर नहीं आ रही। लगातार मुझे धमकियां मिल रही, उस पर क्या कहा उन्होंने? सर अभी हमारा कुछ नहीं हुआ है, अभी हमारी कोई कार्रवाई नहीं, वो लोग कोई सुन ही नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तुम्हारी कार्रवाई हो रही है, हो रही है। बोलते लड़के को तो जेल भेज दिया हूँ, नहीं तो धमकी ऐसे जब बोल आप रहे हैं नहीं, जी सर। तो आप क्या चाहते हैं? मतलब अगर लड़के को जेल भेजा तो आप किस तरह की कार्रवाई क्या चाहते हैं आप? सर हम ये चाह रहे हैं कि हमारी लड़की के साथ में बलात्कार हुआ है, गलत काम हुआ है, उसको साले को सजा होनी चाहिए, बढ़िया से सजा होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए सर। हम ये चाह रहे हैं, हमारी लड़की की तो जिंदगी खराब कर दी उसने। सर हम ये चाह रहे हैं, हमारे नाते रिश्तेदारों नहीं तो को भी उस धमकी युवक मिल रही कि अगर तुम लोग। नहीं तो आप वो जो युवक है वो जेल में है कि नहीं है इस वक्त? हाँ सर वो जेल में चला गया है, जेल में गया है, चला गया है आरोपी सर, युवक भेज जेल दिया में गया है? है। हाँ जी सर। क्या तय, मतलब मुकदमे में क्या लिखा गया है? किस चीज को लेकर के उसको आरोपी बनाया गया है? मुकदमा सर 30/25 बनाया गया है। अब उसमें धाराएं जो जो हमारे जांच आए वो धाराएं लगाई जाएं, उसके ऊपर धाराएं लगाई जाएं, उसमें उसको उसको छूट नहीं मिलना चाहिए सर। हम ये चाह रहे हैं, जितनी धाराएं सारी धाराएं लगनी चाहिए सर। हम ये चाह रहे हैं। उसके उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं, कहते हैं हम तुमको छुड़ा लेंगे, ये कर लेंगे, और हम लोगों को धमकी मिल रही, तुम लोग यहाँ से चले जाओगे, तुम्हारे नाते रिश्तेदारों को धमकी में, हमारे रिश्तेदारों को धमकी मिल रही कि तुमको भी मारेंगे। यही सब हो रहा है सर हमारे साथ में। हमें कोई सर अन्याय नहीं मिल रहा है। एक बात बताइएगा, आपने आपने जब आदर्श आदर्श आपने क्या अधिकारियों से बात की कि इनको लेकर लगातार धमकियां मिल रही है, इसको लेकर के आप क्या कार्रवाई की है? क्योंकि जब पीड़ित परिवार लगातार इस बात की गुहार आपसे लगा रहा है कि उन्हें धमकी दी जा रही है, तो इसको लेकर के क्या इनकी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है? इसको लेकर के क्या कुछ अधिकारियों ने किया? क्या आपने बात की थी किसी अधिकारी से? देखिए जी, अभी मेरी किसी अधिकारी से बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ इन्होंने एक एप्लीकेशन जरूर दी थी। उस एप्लीकेशन को लेकर तो उन पीड़ितों पर कार्रवाई जरूर हुई है, उनको जेल भेजा गया है। लेकिन इनकी तरफ से कोई भी, अभी पुलिस की तरफ से कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं मुहैया कराई गई। जी अखंड। नहीं तो आपके बाद अधिकारी लगातार पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है, उनको धमकियां मिल रही है, तो आखिरकार इस तरीके से सुरक्षा, इनको कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदार कौन होगा? तो सुरक्षा को लेकर के क्या कदम उठाए गए हैं पुलिस की तरफ से? जो भी वहां पर जिम्मेदार अधिकारी, कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो इनकी बात सुन रहे होंगे, कुछ तो ऐसा निर्णय लिया गया होगा कि अगर लगातार वो बार बार बोल रहे हैं कि हमारी सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठा, अगर ये सुरक्षा व्यवस्था अगर ये सुरक्षा व्यवस्था
हम सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था की किसी प्रकार की कोई दी नहीं गई है। और कहीं ना कहीं ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं यहाँ पर है कि ये सुरक्षा व्यवस्था भी की जाए। और हमारे साथ वो बेटी भी है जिसके साथ जो बलात्कार हुआ, जिसको बंधक बना के रखा गया है। ये नाबालिग है, 14 साल इसकी उम्र है। तो 16 साल इसकी उम्र है और वो बिटिया भी है जी, बताएं अगर काम लगा। अब ये क्या है पूरा मामला? 14 तारीख को रात को अनुज ने मेरे पास फोन किया, बोलने लगा कि छत पर आओ नहीं तो तुम्हारे मम्मी पापा को जान से मार देंगे, गोली मार देंगे। इस डर की वजह से मैं उसके साथ गई। वो मेरे को लेके कानपुर गया। कानपुर में उसके पिताजी मिले, वहाँ पे बैग दी और पैसे भी दिए। उन्होंने गुड़गांव भेज दिया। वहाँ पे उसने मुझे 10 दिन रोक के रखा और उसने मेरे साथ गलत काम भी किया। फिर उसके बाद उसकी मम्मी का फोन आया, बोलने लगी कि लड़की को वापस भेजो नहीं तो तुम फंस जाओगे। फिर पूर्व प्रधान और उसकी मम्मी, फिर वो हरदोई में लेके आ गया मेरे को। फिर हरदोई में उसके बुआ के यहाँ पे रुके। फिर रात को उसकी मम्मी और पूर्व प्रधान आए, फिर मेरे को लेके थाने में छोड़ के गए। फिर थाने में 5 दिन रुके तो अतुल विमल ने डराया धमकाया कि लड़के के पक्ष में बयान दो नहीं तो तुम नारी निकेतन जाओगे और तुम्हारे मम्मी पापा को फर्जी सदमे में फंसा देंगे। इनको अखंड जी कहीं ना कहीं धमकियां भी मिल रही है कि यदि आपने बयान नहीं बदला तो तुमको नारी निकेतन भेज देंगे। और क्या नाम है साहब आपका? कहाँ रहते हैं? थाना कौन सा है जी? आदर्श, आप अधिकारी से बात करने का प्रयास कीजिएगा और जो भी आला अधिकारी है जो और इस बात से जरूर बताइए, अवगत कराइए कि आखिरकार कि चल क्या रहा है। अगर पीड़िता और उसके परिवार वाले लगातार इस तरीके की बात कर रहे हैं तो इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, तो पहली बात गलत घटना घटित हुई है। उसके बाद इस तरीके से किसी को परिवार वालों को आप तो इस तरीके से क्या पुलिस के लोग जो वहां पर अधिकारी हैं वो क्या मौन बने बैठे हैं? उनको समझ में नहीं आ रहा कि पीड़ित परिवार के सुरक्षा को लेकर के क्या करना चाहिए, कोई कदम नहीं उठाया है? जरूर अधिकारियों से बात कीजिएगा आदर्श और पूछिएगा कि आखिरकार वजह क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अपूर्व हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से एक बार फिर से। जी अपूर्व, आप बताइए, अपने कंटिन्यू करें। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं उसी बात को फिर से दोहराना चाहता हूं कि जिस तरीके से सीएम मुख्यमंत्री जगन्नाथ के साथ का सवाल सुप्रीमो कभी साथ दोनों पार्टियां के साथ लगातार चुनाव प्रचार में उतरी थी। बात कल जब प्रचार खत्म हुआ उसके बाद जो सोशल माध्यम से लोगों को लुभावने विचार होते हैं वो देना शुरू हुआ। अब आज पोलिंग पार्टियां मिल के उपचुनाव को कराने के लिए रवाना हो रही है। लेकिन सबसे अहम बात जो आपने पूछा अखंड कि कल सपा सुप्रीमो मंच पर थे और वही हालात फिर से नेटवर्क का कुछ इशू है, चलते हैं बिजनौर मोहम्मद इमरान के पास। इमरान, कौन सी बड़ी खबर है बिजनौर से आज की? इमरान, सुन पा रहे हैं आप? एसपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके सुल्तानपुर से। एसपी सिंह, कौन सी बड़ी खबर है सुल्तानपुर से आज की? सुल्तानपुर जनपद के अंतर्गत आता है धमौर थाना। धमौर थाना के अंतर्गत एक नहर पड़ता है महेशरगंज त्रिलोकपुर। वहीं पर एक दंपत्ति जो है मोटरसाइकिल से जा रहे थे और वो दंपत्ति का ये हाल हुआ कि उसको रोक करके बदमाश लोग उसको छिनैती कर लेते हैं, सारा सामान उसका जेवर और छीन लेते हैं। और वहीं पर ये स्थिति बनी हुई है, लगभग लगभग वहां छिनैती बराबर होती रहती है। वहीं थाना अध्यक्ष ध्यानचंद्र शुक्ला से बात किया गया तो कहें कि आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मैटर ये है कि ऐसी छिनैतियां होती रहती हैं। अब इतने बड़बड़ लोग हो गए हैं, अगर बाइक से कोई जा रहा है तो रोक करके छिनैती कर रहे हैं। एक सुल्तानपुर के लिए एक दुखद विषय बन गया है कि अगर कोई जा रहा है कहीं और महज 7:30 लगभग 7:30 बज रहे थे, उसी समय के घटना का अंजाम दिया गया।
ये सोचने वाली बात है कि देखिए ऐसे मनबड़, ऐसे अराजक तत्व लोग घूम रहे हैं शहर के अंतर्गत, जिले के अंतर्गत, कि वो छिनैती कर लेते हैं, वहीं पर पुलिस मूक बधिर बन के वहीं बैठी रहती है। वहीं से महज कुछ कदमों पर पुलिस अपना चेक पोस्ट बना के बैठी हुई है, लेकिन वो उनको भनक तक नहीं लगती है। वो चेक छिनैती कर ले पोस्ट बना जाते के हैं बैठने के लिए जगह बनी है क्या? और चेक पोस्ट बना करके बैठने के लिए जगह बनी, मूक दर्शक बने हैं आप। आपको पता है कि यहाँ छिनैती हो रही है, इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, आप कह रहे हैं आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आवश्यक कार्रवाई तो चलती रहती कागजों में, आवश्यक कार्रवाई हो रही है। और आपका चेक पोस्ट क्या करने के लिए बना है कि कोई भी छिनैती करके चला जा रहा है और आप कह रहे हैं आवश्यक कार्रवाई हो रही है। तो बैठे किस लिए चेक पोस्ट बना करके? भाई चेक पोस्ट का क्या काम है? आराम से अपने थाने चौकी पे जाके बैठिए, चेक पोस्ट पे बैठने की क्या आवश्यकता है? आवश्यक कार्रवाई का क्या मतलब है भाई? अभी लगातार अगर इस पिछले तरह ही की घटना अगर आप बता रहे हैं कि इस तरह की घटना घटित हो रही है, तो उस घटना पे आपको उसका अनावरण करना चाहिए, खुलासा करना चाहिए आपको कि आवश्यक कार्रवाई हो रही है। ठीक है, आवश्यक कार्रवाई करते कितने दिनों तक आवश्यक कार्रवाई की? इससे पहले कौन सी घटना घटी थी एसपी सिंह वहां पर? इसके पहले ये हुआ था, 2 अराजक तत्व मोटरसाइकिल लेकर फिर भागे और भागने के उपरांत जो है पुलिस उनका पीछा करती है। पीछा करते वक्त ऐसा वो कट मार देते हैं कि 2 लोग मोटरसाइकिल से जा रहे होते हैं, वो बेचारे डिसबैलेंस होके 4 व्हीलर के नीचे आते हैं। एक की तत्काल मौत हो जाती है, उसके कुछ ही दिनों बाद उनको मेदांता में एडमिट किया जाता है लखनऊ में। महज दूसरे ही तीसरे दिन वो एक्सपायर हो जाते हैं। ये अराजक तत्व के जो लोग घूम रहे हैं, इन्हीं की वजह से आज 2 नौजवानों की मौत हुई। ये स्थिति सुल्तानपुर के लिए, ये समझिए जो फर्राटा मार के वाहन चलाते हैं, इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और बुलेट पे जो ये धमाकेदार शोर करते हुए निकलते हैं, इसमें आम जनमानस जो है सुल्तानपुर का पीड़ित है। अगर कहीं कोई इमरजेंसी में जा रहा है और किसी से बातचीत कर रहा है या कहीं रुक रहा है, या एम्बुलेंस तक का जो है इतना दयनीय स्थिति हो गई है कि एम्बुलेंस अपना हॉर्न बजाती रहती है। ये लोग अपना ओवर स्पीड में चलते रहते हैं और इसमें शासन यातायात प्रभारी ये केवल कहते रहते हैं जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, उनको सीज कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है सुल्तानपुर में। जस की तस बनने के लिए लोग तमाम अधिकारी जो जिम्मेदार है, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, और जस की तस स्थिति बनाने के लिए नहीं, आपको प्रदेश के प्रदेशवासियों और जिले वासियों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। अगर आप उनकी सुरक्षा में नाकाम रहते हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते, तो क्या करने के लिए तैनात नहीं पाए भाई? छोड़ दीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दीजिए, जो लोग जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन करें, कम से कम उनको तो जिम्मेदारी दी जाए। ऐसे अधिकारियों से अगर बात कीजिएगा एसपी सिंह की आखिरकार वजह क्या है कि आप इन लोगों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। इस तरीके की घटनाएं अगर घटित होंगी तो न सिर्फ जिले का नाम खराब होगा, पूरे प्रदेश का नाम खराब होगा। किस तरीके की घटनाएं घटित होती है और आपके राज में होती है, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई बनेगी ना बाद में। आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। आपके क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं घटित होती है तो खुलासा कीजिए ना कि आखिरकार कौन है वो बदमाश, उनको पकड़ के लाइए। क्या अपराधियों को जिला बना देंगे क्या? जरूर बात कीजिएगा अधिकारियों से और कार्रवाई क्या हुई इसको भी जरूर अपडेट दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस्तेमाल जानकारी के लिए। इमरान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके बिजनौर से। इमरान, कौन सी बड़ी खबर है बिजनौर से? देखिए अखंड, मैं आपको बताना चाहूंगा बिजनौर से 2 खबर है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि एक 14 वर्षीय बालक की जो है साथ एक कुकर्म की घटना हुई है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित बालक के जो पिता है, उन्होंने थाने में तहरीर दी थी, लेकिन आरोपी अभी तक भी पुलिस की जो है पकड़ से बाहर नजर आ रहा है। और दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ी अहम बात कि वो जो आरोपी है वो 19 वर्षीय है और बालक जो है 14 वर्षीय है। बालक अपने खेत पे जो है पशुओं का चारा लेने इमरान, मतलब पुलिस ने किसी को गिरफ्तार या उस युवक को गिरफ्तार नहीं कर पाई है क्या अभी तक? इमरान, आवाज आ रही है आपको? आ रही है अखंड। हाँ बताइए इमरान, कह रहे हैं कि उस युवक को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है क्या? बिल्कुल अखंड, अभी तक जो है पुलिस की पकड़ से वो युवक बाहर है और जो पीड़ित है 14 वर्षीय बालक, वो जो है अस्पताल में अभी भर्ती है, जिसकी जो है हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं दूसरी खबर यह है कि बीते रात जो है एक शादी समारोह में जो है
शादी समारोह चल रहा था, वहां किसी बात को लेकर के जो है हंगामा हुआ और हंगामे को लेकर के जो है पथराव चालू हो जाता है। वहीं दूसरे पक्ष ने जो है राइफल निकाल के जो है गोली चला दी, जिसको जो है वहीं पास में ही खाना खा रहे लगभग 19 वर्षीय युवक के जो है गोली लग गई, जिसको जो है आनंद फानंद में हॉस्पिटल भर्ती कराया है, जहां पर उसका जो है ऑपरेशन करके वो गोली बाहर निकाली है, लेकिन अभी भी उसकी जो है हालत चिंताजनक बनी हुई है। अखंड इमरान, इस मामले में जिस तरीके से देखिए अवैध हथियारों का या कहें कि एक शौक का कारण बन चुके हैं कि लोग लगातार शौक में भी लेकर वहां पहुंच जाते हैं, जब कुछ वाद विवाद हो जाता है वहां पर तो इस तरीके से गोली बारूद पत्थर चलने लगते हैं। पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार किया है कि नहीं किया है? नहीं, अगर अभी तक जो है पुलिस की गिरफ्त से दोनों ही मामलों में दोनों ही आरोपी जो है पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस जो है कह रही है कि हम जो है सीसीटीवी कैमरे की जो मैरिज हॉल है उसके सीसीटीवी कैमरे की फोटो चेक कर रही है और जितने भी इसमें दोषी सामने आएंगे सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। जी अखंड। बिल्कुल इमरान, ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। राजधानी में भी इस तरीके का एक पूरा मामला देखने को मिला था और तमाम जो युवक वहां पहुंच करके उन्होंने बहुत बदतमीजी की थी बारातियों के साथ, और तमाम ऐसी घटनाएं आती रहती हैं पूरे प्रदेश में और देश में कि इस तरीके से विवाद में और कहीं ना कहीं गोलीबारी में किसी युवक की जान भी चली जा सकती है। अगर हालत नाजुक बनी हुई है, अस्पताल में भर्ती, भले गोली निकाल ली गई है, लेकिन ऐसे दोषियों को कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मनभर अपराधी किसी के नहीं है। अगर इसी तरीके से बेखौफ होकर घूमेंगे तो ये बड़ी वारदात को भी अंजाम देंगे। तो इन लोगों के खिलाफ जरूर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी इसके लिए दोषी है उनको चिन्हित करते हुए कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना चाहिए पुलिस को। बताइए इमरान, कुछ कह रहे बताइए। अगर सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जो है ऐसे कई मामले ऐसे सामने आ गए हैं, लेकिन अभी भी आरोपी जो है पुलिस की पकड़ से बाहर नजर आ रहे हैं। अभी बीते दिनों मैंने खबर IBC 24 पे खबर भी चलाई थी। यहाँ पर एक पुलिस अधिकारी थे, दूसरे एयरफोर्स में थे, 3 अलग अलग जगह पर एक ही गांव में बराबर बराबर चोरी होती है और चौथी चोरी जो है अभी बीती रात जो है चौथी चोरी भी उसी गांव में उसी पड़ोस में हो गई है, जो कि काफी भारी मात्रा में जो है सोना और नकदी गया है। जी अखंड, कहीं ना कहीं जो है चोरों के जो हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और अधिकारी जो है बिल्कुल आंख मूंद बैठे हैं। एक घटना होती है, 2 घटना होती है, 3 घटना होती है, अगर एक ही आसपास इलाके में जैसे कि आप बता रहे हैं कि 4 घटनाएं, कल भी एक घटना घटित हो गई, तो क्या पुलिस इसके बाद भी सोई हुई है क्या वहां पर? उन्हें समझ ही में नहीं आ रहा है कि लगातार इस तरीके की चोरी की वारदात को चोर अंजाम देते चले जा रहे हैं और आप आराम से मौन बने हुए हैं, मूक दर्शक बने हुए हैं और सोच रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। ये चल क्या रहा है भाई वहां पर? आप लोगों के अंदर थोड़ा भी वो नहीं, आपको समझ में नहीं आता है कि अगर ये चोर अगर इस तरीके से बड़ी आसानी से, वो भी एक ही इलाके में, आसपास इलाके में चोरी की घटना को अंजाम देके निकल जा रहे हैं और आप आराम से हाथ आपके खाली हैं, अभी तक उन चोरों से क्या मतलब, चोर भी आपकी मतलब आप जानते हैं क्या कि उनके इतने हौसले बुलंद हैं और आप उनको ढूंढ ही नहीं पा रहे हो कि आपको ही चैलेंज देते जा रहे हैं कि अगल बगल हम चोरी करते जाइए, पकड़ के दिखाओ हमें। बिल्कुल अखंड, कहीं ना कहीं चोर जो है पुलिस को चुनौती देते हैं और रात में चोरी करते हैं और फरार हो जाते हैं, लेकिन अभी तक भी किसी भी घटना का खुलासा पुलिस ने नहीं किया और पुलिस जो है आंख नीचे बैठी है और कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रही है। अखंड, धूम मूवी का सीन रिक्रिएट कर रहे हैं क्या कि पुलिस को चुनौती कि मैं आपके आंखों के सामने से चोरी की घटना को, मैं इस डेट में आऊंगा और चोरी घटना को करके चला जाऊंगा, आप पकड़ पाए तो पकड़ पाए। ऐसे अपराधी जो चोरी का जो एक ग्रुप होता है, ये गिरोह के कुछ सरगना होते हैं और ऐसे तमाम अगर अपराधी चोर हैं वो लगातार अगर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं तो बहुत बड़ी चुनौती पुलिस के लिए क्यों नहीं इसका अनावरण खुलासा कर पा रही है? पुलिस के हाथ खाली क्यों है अब तक? बहुत बड़ा सवाल है इमरान। जरूर आला अधिकारियों से बात कीजिएगा कि आखिरकार वजह क्या है कि उन चोरों तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही, उनके गिरबान तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के इमरान। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।